एक स्पेस मिशन जो एक हादसा बन गया, 4 इंसान जो कॉस्मिक रेडिएशन की चपेट में आकर बन गए मार्वल की सबसे पहली सुपर हीरो टीम, जो कि है द फैंटास्टिक फोर, जिसमें है रीड रिचर्ड्स जो कि है एक विजनरी साइंटिस्ट। इसके अलावा सू स्टॉर्म जो कि है हर्ट और शील्ड की दोनों की मल्लिका, जॉनी स्टॉर्म जो कि है आग का तूफान, और पेन ग्रिम जो कि है एक चट्टान, बाहर से भी और अंदर से भी। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ पावर्स की नहीं, ये कहानी है एक बच्चे की, एक कॉस्मिक फ्यूचर की और एक भूखे देवता की जिसका नाम है गैलेक्टस। आज हम बात करेंगे द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स की पूरी कहानी के सिनेमैटिक ब्रेकडाउन के बारे में, सारे मार्वल कॉमिक्स के रेफरेंसेस के बारे में और दूसरी एमसीयू कहानियों से रिलेटेड कुछ कनेक्शंस के बारे में, सभी ट्विस्ट, इमोशनल मूवमेंट्स, हिडन कॉमिक रेफरेंसेस, सब के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए सारे कॉस्मिक गेट्स को खोलते हैं और उस कहानी में उतरते हैं जहां पावर से ज्यादा जरूरी है एक परिवार। नाउ टाइट योर केप्स एंड लेट्स असेंबल। तो इस मूवी की कहानी शुरू होती है अर्थ 828 पर, जो कि मेन मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से एक अलग अर्थ है, एक अलग ही दुनिया है। मूवी में दिखाया गया कि 4 साल बीत चुके हैं जब रीड रिचर्ड्स, सू स्टॉर्म, पेन ग्रिम और जॉनी स्टॉर्म को एक कॉस्मिक स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेस की चपेट में आने से अनोखी शक्तियां मिली थी। रीड रिचर्ड्स जो कि है एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो कहलाने लगा मिस्टर फैंटास्टिक। सूसन स्टॉर्म यानी कि सू स्टॉर्म एक कंपैशनेट और पावरफुल लीडर जो कि बन गई इनविजिबल वुमेन। जॉनी स्टॉर्म यानी ह्यूमन टॉर्च जो कि हॉट हेडेड है लेकिन एक लॉयर ह्यूमन टॉर्च है। इसके अलावा पेन ग्रिम जो कि कहा जाता है डार्क थिंग, लेकिन इसका दिल पत्थर से भी नरम है। अब ये चारों मिलकर बन चुके हैं द फैंटास्टिक फोर। हमें दिखाया गया आगे मूवी में कि एक रात एक खूबसूरत फैमिली डिनर के दौरान रीड और सू अपने परिवार के सामने एक बड़ी न्यूज़ देते हैं। वो बताते हैं जॉनी और पेन ग्रिम को कि रीड और सू अब पेरेंट्स बनने वाले हैं। जॉनी थोड़ा शॉक्ड होता है लेकिन बाद में खुश भी बहुत होता है। पेन मुस्कुराता है, लेकिन किसे पता था कि इस टीम के डायनामिक्स अब बदलने वाले हैं। एक सुपर हीरो बेबी आने वाला है जो कि होगा दुनिया का पहला फैंटास्टिक बच्चा। कुछ महीनों बाद आसमान में हलचल होती है। एक चमकदार एंटिटी पृथ्वी की हवा को चीरते हुए उतरती है। वो है सिल्वर सर्फर, एक हेराल्ड, एक संदेशवाहक, एक मैसेंजर। वो कहती है कि अर्थ को गैलेक्टस ने मार्क किया है डिस्ट्रक्शन के लिए। जी हाँ, गैलेक्टस, वही कॉस्मिक बीइंग जो कि इंटायर प्लैनेट्स को कंज्यूम करता है अपनी हंगर को मिटाने के लिए। सिल्वर सर्फर की चेतावनी के बाद रीड और उसकी टीम पृथ्वी की रक्षा के लिए एक्शन में आ जाते हैं। वो कॉस्मिक एनर्जी एनोमलीज को एनालाइज करते हैं, डिसअपीयरिंग प्लैनेट्स की जानकारी कलेक्ट करते हैं और एक बोल्ड फैसला लेते हैं कि वो सब जाकर गैलेक्टस से सीधे बात करेंगे, उससे नेगोशिएट करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि फैंटास्टिक फोर एक डिस्टेंट स्टार सिस्टम में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जो होता है वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं। गैलेक्टस की शिप आते ही एक पूरा प्लेनेट डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमारी टीम यानी फैंटास्टिक फोर की ये टीम कैप्चर कर ली जाती है। गैलेक्टस सामने आता है, उसकी प्रेजेंस ही स्पेस टाइम को डिस्टॉर्ट कर रही है। वो फैंटास्टिक फोर की टीम के आगे एक प्रस्ताव रखता है कि वो अर्थ को बख्श देगा अगर वो रीड रिचर्ड्स और सू स्टॉर्म के अनबॉर्न चाइल्ड को उसको सौंप दे, क्योंकि गैलेक्टस को उस बच्चे के अंदर एक इमेंस कॉस्मिक पावर महसूस हो रही थी। परिवार के रूप में ये टीम एकजुट रहती है और गैलेक्टस को साफ साफ मना कर देती है। उसके बाद वो लोग भागते हैं, लड़ते हैं और फाइनली अर्थ पर वापस लौटते हैं। और इसी बीच होता है उस बच्चे का जन्म और उसका नाम रखा जाता है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स। अर्थ पर वापस आकर वो टीम प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और लोग उनसे सवाल पूछते हैं क्या वो गैलेक्टस को रोक पाए, लेकिन उनका जवाब होता है नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि पब्लिक ट्रस्ट टूट जाता है, पब्लिक में फियर फैलता है, लोग फैंटास्टिक फोर को ब्लेम करने लगते हैं। सू स्टॉर्म अपने न्यू बॉर्न बेबी यानी फ्रैंकलिन को लेकर बाहर आती है मीडिया के सामने और कहती है हम जो भी कर सकते हैं करेंगे गैलेक्टस को हराने के लिए। उसके वर्ड्स रीइग्नाइट करते हैं होप को और एक नया रिजॉल्व तैयार होता है। रीड रिचर्ड्स अपना सबसे एम्बिशियस इन्वेंशन बनाता है जो कि है स्टैंडिंग टेलीपोर्टेशन ब्रिजेस, जो अर्थ को रिलोकेट कर देंगे एक दूसरी गैलेक्सी में जो कि होगी गैलेक्टस की रीच से बाहर। ब्रिज एक्टिवेशन शुरू होता है, लेकिन तभी सिल्वर सर्फर लौटती है और डिस्ट्रक्शन शुरू कर देती है। फिर हम देखते हैं कि सिर्फ टाइम स्क्वायर वाला लास्ट ब्रिज ही बचा होता है। जॉनी उसे रोकता है और तब वो शॉकिंग ट्रुथ सामने आता है कि सिल्वर सर्फर का असली नाम है शाला बेल। वो गैलेक्टस की हेराल्ड इसलिए बनी थी ताकि वो अपने ही होम वर्ल्ड को बचा सके
जॉनी स्टॉर्म उससे उसकी भाषा में बात करता है। शालाबेल को उन प्लैनेट्स की चीखें सुनाई देती है जिन्हें वो गैलेक्टस के पास ले गई थी, और वो गिल्ट में टूट जाती है और डिसअपियर हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीड एक अपना फाइनल प्लान बनाता है, फ्रैंकलिन रिचर्ड्स को एक बेट की तरह यूज करके गैलेक्टस को ल्योर करने का और फिर टेलीपोर्ट करके उसे कॉस्मिक वॉइड में फेंकने का। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है। गैलेक्टस खुद रीड के लैब में जाकर फ्रैंकलिन को उठा लेता है। सू फिर सामने आती है। अपनी पूरी शक्ति से वो एक मैसिव और शील्ड जनरेट करती है और गैलेक्टस को पोर्टल में पुश कर देती है। रीड फ्रैंकलिन को रेस्क्यू करता है, लेकिन सू की पावर सब जवाब दे रही है। जॉनी उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तब शालाबेल वापस आती है और खुद को गैलेक्टस के साथ पोर्टल में सेक्रीफाइस कर देती है। गैलेक्टस वॉइड में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन सूजन स्टॉर्म यानी सू स्टॉर्म मर चुकी होती है और ये टीम टूट जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रीड सूजन स्टॉर्म के शरीर पर फ्रैंकलिन को रखता है। फ्रैंकलिन की आंखें चमकती हैं। एक सॉफ्ट कॉस्मिक पल्स सू के अंदर जाता है और अचानक सूजन स्टॉर्म की सांसें वापस आ जाती है और वो रिवाइव्ड हो जाती है उसके बेटे की कॉस्मिक पावर से। पूरा न्यूयॉर्क खुशी से गूंज उठता है। फैंटास्टिक फोर को फिर से हीरो माना जाता है। विक्ट्री पूरी हो चुकी है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। 4 साल बीत जाते हैं। एक शाम हमें दिखाया जाता है कि सूजन घर में अकेली होती है फ्रैंकलिन को संभालते हुए। तो वो एक आवाज सुनती है। जब वो लिविंग रूम में जाती है, वहाँ पर एक मास्क्ड मैन खड़ा होता है हरे से क्लॉक में, और वो फ्रैंकलिन से इंटरेक्ट कर रहा होता है। ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर वॉन डूम यानी रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम है, जो कि आने वाली मूवीज अवेंजर्स डूम्सडे में हमको दिखाई देगा। तो दोस्तों, फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप ये मूवी एक फैमिली, सैक्रिफाइस और कॉस्मिक पावर्स की कहानी है, जहाँ पर थ्रेड धरती से बाहर का था, लेकिन फाइट अंदर से थी। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या फ्रैंकलिन रिचर्ड्स की शक्ति सिर्फ जीवन देने की है या इससे ज्यादा भी कुछ है? तो ये थी इस मूवी की ओवरऑल स्टोरी, पर बात यहाँ खत्म नहीं होती है। एमसीयू की हर मूवी के पीछे छुपी होती हैं सालों भर की मार्वल स्टोरीज, कॉमिक्स की, पुराने कार्टून्स की और कल्ट क्लासिक मूवीज की। अब हम बात करेंगे फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स के उन छुपे हुए लेयर्स की, जो मार्वल यूनिवर्स की सबसे आइकॉनिक टीम की लेगेसी को जोड़ते हैं, कॉमिक पैनल से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक। तो तैयार हो जाइए इस मल्टीवर्सल जर्नी के लिए। तो दोस्तों, फैंटास्टिक फोर पहली बार हमको दिखे थे फैंटास्टिक फोर इशू 1 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1961 में, और जिसको लिखा था स्टैन ली और जैक किर्बी ने। मार्वल कॉमिक्स के लिए ये पहला सुपर हीरो फैमिली टाइटल था, जिसमें हमको दिखाए गए मिस्टर फैंटास्टिक, इनविजिबल वुमन, ह्यूमन टॉर्च और द थिंग, चारों को पावर्स मिली थी एक स्पेस मिशन के दौरान कॉस्मिक रेस की वजह से। जी हाँ, सेम ओरिजिन जो कि हमको इस मूवी में दिखाया गया, एक सिनेमैटिक स्टाइल में। रीड रिचर्ड्स का स्ट्रेचिंग पावर सिंबल था साइंस की फ्लेक्सिबिलिटी का। सू स्टॉर्म का इनविजिबिलिटी और फोर्स फील्ड सिंबल था इमोशनल कंट्रोल और प्रोटेक्शन का। जॉनी स्टॉर्म की आंख सिंबल थी यूथफुल इम्पल्सिवनेस की, और बेन ग्रिम का रॉकी एक्सटीरियर एक दर्दनाक ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल था, जिसे वो कभी चाहता ही नहीं था। अब बात करते हैं उस बच्चे की जिसने इस मूवी की स्टोरी का पूरा रुख ही बदल दिया। वो है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, रीड और सू का बेटा। मार्वल कॉमिक्स में फ्रैंकलिन रिचर्ड्स कोई मामूली बच्चा नहीं, वो है एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट, जो कि इतना पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स को बना और मिटा सकता है। एक इशू में तो फ्रैंकलिन ने पूरे अपने थॉट से पैरेलल यूनिवर्स को क्रिएट कर दिया था। चाहे बात करें मार्वल कॉमिक्स जैसे कि पावर पैक, फैंटास्टिक फोर वॉल्यूम 3, फ्यूचर फाउंडेशन जैसी कई कॉमिक सीरीज के बारे में, तो इनमें फ्रैंकलिन रिचर्ड सेंट्रल कैरेक्टर रहा है। गैलेक्टस तक उसे थ्रेट मानता है, और यही कनेक्शन हमने इस मूवी में देखा, जब गैलेक्टस उस बच्चे की डिमांड करता है उसके फ्यूचर कॉस्मिक पावर्स को सेंस करके। दोस्तों, गैलेक्टस और उसके हेराल्ड सिल्वर सर्फर की कहानी भी डीप मार्वल लोर से जुड़ी हुई है। गैलेक्टस पहली बार दिखा फैंटास्टिक फोर इशू 48 में, जो कि पब्लिश किया गया था 1966 में। ये आर्क एक लेजेंडरी आर्क था। अगर आप गैलेक्टस की पूरी कॉमिक बुक ओरिजिन जानना चाहते हैं, तो हमने इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छा वीडियो बना रखा है, आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए वापस आते हैं इस वीडियो पर। अगर बात करें सिल्वर सर्फर की, तो उसका असली नाम था मार्वल कॉमिक्स में नोरिन रेड, जो कि जेनला नाम के प्लेनेट से आया था। और सिल्वर सर्फर एक नोबल बीइंग था। गैलेक्टस को अपने प्लेनेट से दूर रखने के लिए उसने खुद को उसका हेराल्ड बनाने का ऑफर दिया। लेकिन इस बार फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप की मूवी में एक ट्विस्ट था। सिल्वर सर्फर की आइडेंटिटी ली शालाबेल ने, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक्चुअल में नोरिन रेड की लव इंटरेस्ट है। इस जेंडर स्वैप के साथ इमोशनल डेप्थ भी ऐड किया गया,
उस किल्ड को दिखाते हुए जो सिल्वर सर्फर को इंटरनली कंज्यूम कर रहा होता है। शाला बेल का गैलेक्टस से अलग होना और फिर सेल्फ सेक्रीफाइस, ये डायरेक्ट इंस्पिरेशन है क्लासिक कॉमिक जैसे कि सिल्वर सर्फर, रिक्विएम और इन्फिनिटी गॉन्टलेट से। तो दोस्तों बात करें मार्वल की कुछ पुरानी मूवीज के बारे में, तो फैंटास्टिक फोर को हमने पहले भी कई बार बड़े पर्दे पर देखा है। तो अगर बात करें फैंटास्टिक फोर जो कि आई थी 2005 में, तो इस मूवी में हमें डॉक्टर डूम एज ए विलन दिखाया गया। और अगर बात करें राइज ऑफ द सिल्वर सर्फर जो कि आई थी 2007 में, तो इस मूवी में हमें सिल्वर सर्फर और गैलेक्टस दोनों को दिखाया गया। हालांकि गैलेक्टस को एक जायंट कॉस्मिक क्लाउड की तरह दिखाना फैंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। इसके बाद आया फैंटास्टिक फोर का 2015 वाला रिबूट। इस मूवी ने डार्क और ग्रिटी टोन ली, लेकिन बॉक्स ऑफिस और क्रिटिक्स दोनों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। इसलिए एमसीयू की ये मूवी फर्स्ट स्टेप्स पहली ऐसी मूवी है जिसमें फैंटास्टिक फोर की इमोशनल और कॉस्मिक दोनों डेप्थ को बैलेंस किया गया है। अगर बात करें टीवी की, तो 1994 की फैंटास्टिक फोर एनिमेटेड सीरीज और 2006 की फैंटास्टिक फोर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हीरोज जैसे टीवी शोज ने गैलेक्टस और फ्रैंकलिन दोनों की स्टोरीज को शॉर्ट आर्क्स में एक्सप्लोर किया था। और हो सकता है डिज्नी प्लस की अपकमिंग सीरीज मार्वल ज़ॉम्बीज में हमें फैंटास्टिक फोर देखने को मिल जाए। दोस्तों रीड रिचर्ड्स यानी मिस्टर फैंटास्टिक का मल्टीवर्स में भी बहुत बड़ा रोल है। आपने इस कैरेक्टर के एक वेरिएंट को देखा होगा डॉक्टर स्ट्रेंज इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में। और दोस्तों वहाँ पर तो इस कैरेक्टर की ऐसी की तैसी कर दी गई थी, लेकिन ये कैरेक्टर इतना भी कमजोर नहीं है जैसा हमें उस मूवी में दिखाया गया। अब बात करते हैं उस मिस्टीरियस पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में, जहाँ पर सूजन स्टॉर्म अपने घर में एक मास्क्ड मैन को देखती है जिसने पहना हुआ है ग्रीन क्लॉक और जो कि इंटरेक्ट कर रहा था फ्रैंकलिन रिचर्ड से, जो कि कोई और नहीं बल्कि है विक्टर वॉन डूम यानी डॉक्टर डूम। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम सिर्फ फैंटास्टिक फोर का नहीं बल्कि पूरे मार्वल यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लेक्स विलन है। एक साइंटिस्ट, एक सॉर्सरर और एक रूलर। डूम एक लेजेंड है। डॉक्टर डूम और फ्रैंकलिन का कनेक्शन और भी डीप है मार्वल कॉमिक्स में। मार्वल कॉमिक्स में डूम हमेशा फ्रैंकलिन की पावर से डरता है और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों इस मूवी में हमें दिखाया गया कि एक कॉस्मिक खतरा मिट गया। एक माँ की ममता ने भगवान जैसी शक्ति को हरा दिया और एक बच्चा जो कि है फ्रैंकलिन रिचर्ड्स, जिसकी आंखों में छुपा है मार्वल यूनिवर्स का आने वाला भविष्य। हमने देखा मूवी में गैलेक्टस हार गया, शाला बेल ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया और सू स्टॉर्म जो कि मर चुकी थी अपने ही बेटे के तट से फिर से जिंदा हो गई। लेकिन ये कहानी वहीं खत्म नहीं होती। तो फिर क्या होगा आगे मार्वल की आने वाली मूवीज में और कैसे कनेक्ट होगी अवेंजर्स डूम्सडे इस मूवी के साथ। द फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप सिर्फ एक ओरिजिन नहीं, ये एक प्रोफेसी है, एक वादा है कि मार्वल का असली कॉस्मिक युद्ध घर के अंदर से शुरू होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा अपने दूसरे सुपर फ्रेंड्स के साथ और कमेंट्स में बताइएगा आपका सबसे फेवरेट मूवमेंट या करेक्टर कौन सा था। और आगे आने वाली सभी सुपर हीरो कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल द सुपर हीरो यूनिवर्स को, जहाँ पर हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस कराई जाती है। हम मिलेंगे आपसे किसी और सुपर हीरो वीडियो में। तब तक के लिए स्टे इन द क्रू, वी विल गेट यू ऑल DC एंड MCU। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू। और हाँ, हमेशा खुश रहिए।